दोस्तों, टीजीटी स्पेशल नोट्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो फ्रेंड्स, जब कवियों की, लेखकों की बात आती है तो आधुनिक काल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आधुनिक काल को हम 4 भागों में डिवाइड किए हैं। जो इसका पहला स्टार्ट होता है, जो पहला भाग, वो है भारतेंद्र युग। सबसे पहले आधुनिक काल को हम भारतेंद्र युग में डिवाइड किए हैं। दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग और चौथा है प्रगतिवादी युग। फ्रेंड्स, वैसे तो आधुनिक काल को जो है अलग अलग विचारधारक जो है इसको 6 भागों में भी डिवाइड किए हैं। जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग हो गया, प्रगतिवादी युग हो गया, और एक 5वां जो है इन्होंने प्रयोगवादी कहा है, और छठे युग को इन्होंने नई कविता का युग कहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ केवल 4 युग के बारे में ही डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहला है भारतेंद्र युग, दूसरा द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। भारतेंद्र युग देखते हैं कब से कब तक मानते हैं। इसका जो काल है ये 1868 से 1902 तक माना गया है, और इसमें सबसे प्रमुख जो लेखक थे वो थे भारतेंद्र जी, और इन्हीं के नाम पर ये युग का नाम पड़ा। और इसमें प्रताप नारायण मिश्र भी आते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसमें ऐसे भी बनता है कि लेखक का या कवि का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस युग से संबंधित है। तो आप इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, भारतेंद्र जी और प्रताप नारायण मिश्र जी। तो ये भारतेंद्र युग से रिलेटेड थे। दूसरा है द्विवेदी युग, ठीक है ना। 1868 से 1902 तक ये भारतेंद्र युग माना गया, और 1902 के बाद 1903 से 1916 तक ये जो है द्विवेदी युग माना गया है। इसके बाद इसमें जो प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं उनको देख लेते हैं। इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध भी कहते हैं, तो एक इनको याद कर लीजिएगा। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरा है मैथिली शरण गुप्त जी, और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अब आते हैं छायावादी युग में। तो 1903 से 1916 तक ये द्विवेदी युग चला, और 1916 के बाद 1917 से 1936 तक जो माना गया है युग, ये छायावादी युग के नाम से इसे जानते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट कवि हैं, लेखक हैं, वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी। अब आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग में क्या है, इसको प्रयोगवादी युग या नई कविता का युग भी कहा गया है, और यह युग जो है 1937 से 1943 तक, या कह सकते हैं अब तक, अभी जो चल रहा है, ये सब आपका जो है इसी युग के अंतर्गत माना जाता है, प्रगतिवादी युग के अंतर्गत। तो भारतेंद्र युग में जो 2 लेखक हैं इनको आसानी से आप याद कर सकते हैं, एक भारतेंद्र जी और दूसरा प्रताप नारायण मिश्र जी। द्विवेदी युग के जो लेखक हैं इंपॉर्टेंट, उनको एक फार्मूला हमने बना दिया है, एक सूत्र बना दिया है, उस पर भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे राम महावीर से मिलने अयोध्या से मिथिला आए। अब इसमें देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेखक है सबका नाम आ गया है। राम से आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर, और महावीर से आप जान जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिलने अयोध्या, अयोध्या का मतलब होता है अयोध्या सिंह हरिऔध से मिलने कहाँ है, मिथिला, मिथिला मतलब होता है मैथिली शरण गुप्त जी। तो चारों लेखक को आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं, और ये एक ट्रिक है और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो फिर से देख लेते हैं, राम महावीर से मिलने अयोध्या से मिथिला आए। अब छायावादी युग के जो 4 लेखक हैं इनको याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि सूर्य ने कहा जय हो महादेवी सुमित्रा, सूर्य ने कहा जय हो महादेवी सुमित्रा। तो सूर्य से आपका हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी जी, और यहाँ जय से हो गया जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी हो गई, और सुमित्रा से जो हो गई सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रगतिवादी युग, तो प्रगतिवादी युग को फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, प्रयोगवादी या नई कविता का युग भी कहा गया है, और इसका जो युग माना गया है ये 1937 से 1943 तक, या कह सकते हैं अब तक। इसके जो इम्पोर्टेंट लेखक और जो है कवि हैं देख लेते हैं। एक दिनकर जी हैं, दिनकर हैं, गिरजा कुमार माथुर जी हैं, गजानन माधव जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, केदारनाथ जी हैं, अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद जी हैं, हीरानंद
हैं और हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हैं प्रगतिवादी युग के लेखक, इनको भी याद रखिएगा। और दिनकर हो गए, गिरजा कुमार माथुर हो गए, गजानन माधव हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, केदारनाथ हो गए, अज्ञेय हो गए, सच्चिदानंद हो गए, हीरानंद हो गए और हरिवंश राय बच्चन जी हो गए। आइए अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की जो कविताएं हैं उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी जितनी भी कविताएं हैं ये जो है प्रेम शब्द से शुरू हुई हैं, ठीक है ना। जो भी कविताएं इन्होंने लिखा वो प्रेम शब्द से शुरू हुई हैं। इसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे प्रेम फुलवारी हो गया, प्रेम मलिका हो गया, प्रेम तरंग हो गया, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, इसके बाद प्रेम माधुरी हो गया, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा कि जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने जितनी भी कविताएं लिखी वो अधिकतर कविताएं जो है प्रेम से शुरू हुई हैं, प्रेम शब्द से शुरू हुई हैं। तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। आइए इनके नाटक के बारे में देख लेते हैं। इनके नाटक को जान ले। इनके नाटक जो है अंधेरी नगरी, आप लोग पढ़े भी होंगे, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो इस तरह से इनका जो ये नाटक है बहुत फेमस था। तो इसको याद रखिएगा कि अंधेरी नगरी अगर पूछा जाए कि ये नाटक किसकी है तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। दूसरा है मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त का जो है लिखा हुआ है और इनका ये अनुवादित है, ये अनुवाद किए थे। तो मुद्रा राक्षस भी याद रखिएगा, ये भी नाटक है। भारत दुर्दशा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। दुर्लभ बंधु, ये आपका जो है विलियम शेक्सपियर का एक नाटक आया था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये उसी का जो है हिंदी रूपांतरित है, हिंदी अनुवाद है दुर्लभ बंधु। तो ये भी आपको याद हो जाएगा आसानी से। फिर कर्पूर मंजरी है। इनके ज्यादा नाटक नहीं, 5 नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप एक चीज ये भी याद रखिएगा, संपादन। ये कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जिसका संपादन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कवि वचन सुधा पत्रिका जो है किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक निबंध लिखा था जो कि बहुत फेमस, कई निबंध लिखे थे लेकिन इनका जो सबसे प्रसिद्ध निबंध था वो भारतोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये निबंध भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। भारतेंद्र युग में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बाद दूसरा जो नाम आता है प्रसिद्ध कवि का वो है प्रताप नारायण मिश्र। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको आप याद रखिएगा और यही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक है प्रेम पुष्पावली, ठीक है ना, प्रार्थना शतक, शोकाश्रु और श्री प्रेम पुराण, होली, रसखान शतक, प्रताप लहरी, मन की लहर, सिंगार बिलाप। देखिए प्रताप लहरी और मन की लहर, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है लहर लहर दोनों में है। तो माइंड में आपके तुरंत क्लिक करेगा कि प्रताप लहरी अगर आ गया या मन की लहर तो ये आप प्रताप नारायण मिश्र पर टिक लगाइएगा। अगला है रसखान शतक, सिंगार बिलाप, ये भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रेम पुष्पावली, प्रार्थना शतक, शोकाश्रु, श्री प्रेम पुराण। देखिए प्रेम शब्द इनकी महत्वपूर्ण जो है, इन्होंने भी प्रेम शब्द को दिया है। तो इसलिए प्रताप नारायण मिश्र के दो जो रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली और प्रेम पुराण, ये प्रेम शब्द से ये याद आ जाना चाहिए कि प्रेम पुष्पावली और प्रेम पुराण ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। होली है, ये भी जो है एक रचना है इनकी, तो इतना याद रखिएगा। आइए अब द्विवेदी युग के बारे में देख लेते हैं, द्विवेदी युग के कुछ प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, द्विवेदी युग जो नाम पड़ा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। और इस युग के सबसे प्रसिद्ध लेखक जो माने गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने गए हैं। और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनको आप याद रखिएगा और क्वेश्चन भी यहां से उठते हैं। रसज्ञ रंजन, गंगा लहरी, काव्य मंजूषा, सुमन, अबला बिलाप, कान्य कुंज और ऋतु तरंगिणी, ये इनकी रचनाएं हैं। और इतनी ही इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत है लेकिन जो है इतना आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन में आसानी होगी। रसज्ञ रंजन, गंगा लहरी, काव्य मंजूषा, सुमन, अबला बिलाप, कान्य कुंज, ऋतु तरंगिणी। अब इसको याद करने का देखिए एक ट्रिक दिए हैं और इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा तो आपको ये जितनी भी रचनाएं सब याद हो जाएंगी। अब सुमन और मंजूषा ने गंगा का रस बसंत ऋतु में पिया। अब सुमन और मंजूषा ने गंगा का रस बसंत ऋतु में पिया। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें अब से अबला हो गया, सुमन, सुमन से आपका क्या हो गया, सुमन जो इनकी रचना है वो आ गई। मंजूषा, मंजूषा में क्या है,
काव्य मंजूषा जो इनकी रचना है, ये मंजूषा नाम से याद आ जाएगा आपको। गंगा, गंगा जो है गंगा लहरी। उसके बाद इसमें आ गया है रस, रस से हो याद आ जाएगा रसज्ञ रंजन, तो ये रस याद रखिएगा। इसके बाद है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु से आपको क्या याद रखना है? बसंत ऋतु से आपको याद रखना है कि ऋतु तरंगिनी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको, इस ट्रिक से आपको इनकी रचनाएं याद हो जाएंगी। एक दो रचना जो छूटी है वो आप वैसे भी याद कर लीजिएगा। आइए, द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इनके बारे में भी जान लें, इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं, इनकी कुछ कविताएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछी जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं, जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं या जो पूछे जा सकते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर यहाँ आए हैं। और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जिसे पूछा जा सकता है साकेत, ये किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो साकेत हो गया। यशोधरा, यशोदा मैया आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो यशोदा मैया मैथिली शरण गुप्त। सिद्धराज, जयद्रथ वध, कृष्ण जी ने जयद्रथ वध याद कर लीजिए कि उनका वध किया था इन्होंने। द्वापर, द्वापर युग भगवान विष्णु जी का था, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है इसको। रंग में भंग, नहुस, विष्णु प्रिया, देखिए इसमें भी विष्णु आ गया, इससे इस तरह से आपको आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। भारत भारती, पंचवटी, चंद्रहास और जय भारत, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब इसका एक छोटा सा ट्रिक हम आपके लिए बनाए हैं, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, इससे इनकी सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। जैसे विष्णु ने माँ यशोदा से द्वापर और पंचवटी में रंग खेलने का उपहास किया, बेटा साकेत बोलो जय भारत जय भारती, ठीक है ना। देखिए अपनी तरफ से मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का, तो इसको ध्यान से देखिए इस ट्रिक को। विष्णु ने माँ यशोदा से द्वापर और पंचवटी में रंग खेलने का उपहास किया, बेटा साकेत बोलो जय भारत जय भारती। अब देखिए इसमें विष्णु, विष्णु से क्या हो जाएगा? विष्णु से विष्णु प्रिया हो गया। उसके बाद यशोदा से, यशोधरा से, यशोधरा देखिए इनकी रचना है, इससे याद, यशोधरा से याद आ जाएगा। द्वापर इनकी रचना है। पंचवटी ये भी रचना है। रंग, रंग से आपको रंग में भंग याद आ जाना चाहिए। खेलने का उपहास किया, उपहास, उपहास का मतलब हुआ चंद्रहास, उपहास से मतलब लीजिएगा चंद्रहास, उपहास चंद्रहास, देखिए राइम, इसका राइम बैठ रहा है ना, तो ये उपहास से आपको चंद्रहास का याद आ जाना चाहिए। आगे है बेटा साकेत, साकेत भी इनकी रचना है। उसके बाद जय भारत जय भारती, जय भारत का मतलब हुआ जय भारत इनकी रचना है ही, और जय भारती अर्थात भारत और भारती, तो जय भारत और भारत भारती आपको जय भारत और जय भारती से याद आ जाना चाहिए। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसको अपनाइएगा। और एक चीज याद रखिए, हेमंत इनकी पहली कविता थी। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो पहली कविता थी वो क्या थी, तो वो हेमंत थी। तो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितने भी और इम्पोर्टेंट कवि और लेखक हैं उनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।